नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पतझड़ की आवाज। इसकी रचनाकार है कुर्रतुल ऐन हैदर। यह कहानी की मरकजी किरदार तनवीर फातिमा की जिंदगी के तजुर्बात और जहनियत की कहानी अक्कासी करती है। तनवीर एक अच्छे परिवार की सुशिक्षित लड़की है, लेकिन जिंदगी जीने का सलीका उसे नहीं आता। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक 3 मर्द आते हैं। पहला मर्द खुशबख्त सिंह है, जो खुद से तनवीर फातिमा की जिंदगी में दाखिल होता है। दूसरा मर्द फारूक पहले खुशबख्त सिंह के दोस्त की हैसियत से उससे परिचित होता है और फिर वही सब कुछ बन जाता है। इसी तरह तीसरा मर्द वकार हुसैन है, जो फारूक का दोस्त बनकर आता है और तनवीर फातिमा को दाम्पत्य जीवन की जंजीरों में जकड़ लेता है। तनवीर फातिमा पूरी कहानी में सिर्फ एक बार ही अपने भविष्य में कोई फैसला लेती है। वह है खुशबख्त सिंह से शादी ना करने का, और यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आए उस पहले मर्द को कभी भूल ही नहीं पाती हैं। कहानी शुरू करते हैं। सुबह मैं गली के दरवाजे में खड़ी सब्जी वाले से गोभी की कीमत पर झगड़ रही थी। ऊपर बावर्ची खाने में दाल चावल उबालने के लिए चढ़ा दिए थे। मुलाजिम सौदा लेने के लिए बाजार जा चुका था। घुसल खाने में वकार साहिब चीनी की चिलमची के ऊपर लगे हुए मध्यम आईने में अपनी सूरत देखते हुए गुनगुना रहे थे और शेव करते जा रहे थे। मैं सब्जी वाले से बहस करने के साथ साथ सोचने में मसरूफ थी कि रात के खाने के लिए क्या क्या तैयार किया जाए। इतने में सामने एक कार आकर रुकी। एक लड़की ने खिड़की से झांका और फिर दरवाजा खोलकर बाहर उतर आई। मैं पैसे गिन रही थी, इसलिए मैंने उसे ना देखा। वो एक कदम आगे बढ़ी। अब मैंने सर उठाकर उस पर नजर डाली। अरे तुम? उसने हक्का बक्का होकर मुझसे कहा और वहीं ठिठक कर रह गई। ऐसा लगा जैसे वो मुद्दतों से मुझे मुर्दा तस्वुर कर चुकी है और अब मेरा भूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक लहजे के लिए जो दहशत मैंने देखी, उसकी याद ने मुझे बावला कर दिया। मैं तो सोच सोच के दीवानी हो जाऊंगी। ये लड़की, उसका नाम तक जहन में नहीं आया। उस वक्त झेप के मारे मैंने उससे पूछा भी नहीं वो कितना बुरा मानती। मेरे साथ दिल्ली के क्वीन मैरी में पढ़ती थी। ये 20 साल पहले की बात है। मैं उस वक्त कोई 17 साल की रही होंगी, मगर मेरी सेहत इतनी अच्छी थी कि अपनी उम्र से कहीं बड़ी मालूम होती थी। मेरी खूबसूरती की धूम मचनी शुरू हो चुकी थी। दिल्ली में कायदा था कि लड़के वालियां स्कूल स्कूल घूम के लड़कियां पसंद करती फिरती थी और जो लड़की पसंद आती उसके घर रुपया भिजवा देती। उसी जमाने में मुझे मालूम हुआ कि उस लड़की की माँ खाला वगैरह ने मुझे पसंद किया है, स्कूल डे के जलसे के रोज देखकर, और अब वो मुझे अपनी बहू बनाने पर तुली है। ये लोग नूरजहां रोड पर रहते थे। लड़का हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 150 रुपया माहवार का नौकर हुआ था। चुनांचे रुपया मेरे घर भिजवाया गया, मगर मेरी अम्मा जान मेरे लिए बड़े ऊंचे ख्वाब देखती थी। मेरे वालिदैन दिल्ली से बाहर मेरठ में रहते थे और अभी मेरे ब्याह का कोई सवाल ही पैदा ना होता था, लिहाजा वो पैगाम फिलफौर नामंजूर कर दिया गया। उसके बाद उस लड़की ने कुछ अरसे मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ा। फिर उसकी शादी हो गई और वो कॉलेज छोड़कर चली गई। आज इतने अरसे बाद लाहौर की माल रोड के पिछवाड़े इस गली में मेरी उससे मुठभेड़ हुई है। मैंने उससे कहा, ऊपर आओ, चाय वाय पियो, फिर इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। लेकिन उसने कहा, मैं जल्दी में किसी ससुराली रिश्तेदार का मकान तलाश करती हुई गली में आ निकली थी। इंशाअल्लाह फिर अभी जरूर आऊंगी। इसके बाद वहीं खड़े खड़े उसने जल्दी जल्दी नाम बनाम सारी पुरानी दोस्तों के किस्से सुनाए। कौन कहाँ है और क्या कर रही है? सलीमा ब्रिगेडियर फला की बीवी है, 4 बच्चे हैं। फरकदा का मियाँ फॉरेन सर्विस में है, उसकी बड़ी लड़की लंदन में पढ़ रही है। रेहाना फला कॉलेज की प्रिंसिपल है। सादिया अमेरिका से ढेरों डिग्रियां ले आई है।
और कराची में किसी ऊंची मुलाजिमत पर विराजमान है। कॉलेज के हिंदू साथियों की हालत से भी वो बाखबर थी। प्रभा का मियाँ इंडियन नेवी में कमोडोर है, वो बंबई में रहती है। सरला ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर है और जुनूबी हिंद में कहीं तैनात है। लोतिका बड़ी मशहूर आर्टिस्ट बन चुकी है और नई दिल्ली में उसका स्टूडियो है, वगैरह वगैरह। वो ये सब बातें कर रही थी, मगर उसकी आंखों की उस दहशत को मैं ना भूल सकी। उसने कहा, मैं सादिया, रेहाना वगैरह जब भी कराची में इकट्ठे होते हैं तुम्हें बराबर याद करते हैं। वाकई? मैंने खोखली हंसी हंसकर पूछा। मालूम था मुझे किन अल्फाज में याद किया जाता होगा। पिछली पाइयां। अरे क्या ये लोग मेरी सहेलियां थी? औरतें दरअसल एक दूसरे के हक में चुड़ैलें होती हैं। कटनियां, हर्रफाएं। उसने मुझसे ये भी नहीं दरियाफ्त किया था कि मैं यहाँ नीम तारीख सुनसान गली में इस खंडर ऐसे मकान के शिकस्ता जीने पर क्या कर रही हूँ। उसे मालूम था औरतों की इंटेलिजेंस सर्विस इतनी जबरदस्त होती है कि इंटरपोल भी उसके आगे पानी भरे। और फिर मेरा किस्सा तो आलम नशरा है। मेरी हैसियत कोई काबिल जिक्र नहीं, गुमनाम हस्ती हूँ, इसलिए किसी को मेरी परवाह नहीं। खुद मुझे भी अपनी परवाह नहीं। मैं तनवीर फातिमा हूँ। मेरे अब्बा मेरठ के रहने वाले थे, मामूली हैसियत के जमींदार थे। हमारे यहाँ बड़ा सख्त पर्दा किया जाता था। खुद मेरा चाचा जाद, फूफी जाद भाइयों से पर्दा करता था। मैं बेइंतहा लाडों की पली चहेती लड़की थी। जब मैंने स्कूल में बहुत से वजीफे हासिल कर लिए तो मैट्रिक करने के लिए खास तौर पर मेरा दाखिला क्वीन मैरी स्कूल में कराया गया। इंटर के लिए मैं अलीगढ़ भेज दी गई। अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज का जमाना मेरी जिंदगी का बेहतरीन दौर था। कैसा ख्वाब, आगी दौर। मैं जज्बात परस्त नहीं, लेकिन अब भी जब कॉलेज का सहन, रविशें, घास के ऊंचे पौधे, दरख्तों पर झुकी बारिश, नुमाइश के मैदान में घूमते हुए काले बुरकों के परे हॉस्टल आग के पतले पतले बरामदों, छोटे छोटे कमरों की वो शदीद घरेलू फजाएं याद आती है तो जी डूब सा जाता है। एमएससी के लिए मैं फिर दिल्ली आ गई। एमएससी के लिए मैं फिर दिल्ली आ गई। यहाँ कॉलेज में मेरे साथ यही सब लड़कियां पढ़ती थी। रेहाना, सादिया, प्रभा, फलानी, ढमाकी। मुझे लड़कियां कभी पसंद ना आई। मुझे दुनिया में ज्यादातर लोग पसंद नहीं आए, बेशर्त लोग महज तज़य्युं औकात हैं। मैं बहुत मगरूर थी। हुस्न ऐसी चीज है कि इंसान का दिमाग खराब होते देर नहीं लगती। फिर मैं तो बकौल शख्से लाखों में एक थी। शीशे का ऐसा झलकता हुआ रंग, सुर्खी माइल सुनहरे बाल, बेहद शानदार डील डॉल, बनारसी साड़ी पहन लूं तो बिल्कुल कहीं की महारानी मालूम होती थी। ये जंग का जमाना था, या शायद जंग उसी साल खत्म हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं। बहरहाल दिल्ली पर बहार आई हुई थी। करोड़पति कारोबारियों और हुकूमत हिंद के आला अफसरों की लड़कियां, हिंदू, सिख, मुसलमान, लंबी लंबी मोटरों में उड़ी उड़ी फिरती। नित नई पार्टियां, जलसे, हंगामे। आज इंद्रप्रस्थ कॉलेज में ड्रामा है, कल मिरांडा हाउस में, परसों लेडी इरविन कॉलेज में कॉन्सर्ट है। लेडी हार्डिंग और सेंट स्टीफन कॉलेज, चेम्सफोर्ड क्लब, रोशन आरा, इंपीरियल जमखाना, गरज की हर तरफ अलिफ लैला के बाब बिखरे पड़े थे। हर जगह नौजवान फौजी अफसरों और सिविल सर्विस के बिन ब्याहे ओहदेदारों के परे डोलते नजर आते। एक हंगामा था। प्रभा और सरला के हमराह एक रोज में दिलजीत कौर के यहाँ, जो एक करोड़पति कॉन्ट्रैक्टर की लड़की थी, किंग एडवर्ड रोड की एक शानदार कोठी में गार्डन पार्टी के लिए मदऊ थी। यहां मेरी मुलाकात मेजर खुशवक्त सिंह से हुई। ये झांसी की तरफ का चौहान राजपूत था। लंबा, तगड़ा, काला भुजंग,
लंबी लंबी ऊपर को मुड़ी हुई नुकीली मूछें, बेहद चमकीली और खूबसूरत दांत। हंसता तो बहुत अच्छी बातें करता, बहुत अच्छा लगता। गालिब का परस्तार था, बात बात पर शेर पढ़ता, कहे लगाता और छुप छुप कर बेहद अखलाक से सबकी बातें करता। उसने हमको दूसरे रोज सिनेमा चलने की दावत दी। सरला, प्रभा वगैरह एक के बाद एक बद दिमाग लड़कियां थी। खासी कदामत पसंद वो लड़कों के साथ बाहर घूमने बिल्कुल नहीं जाती थी। खुशवक्त सिंह दिलजीत के भाई का दोस्त था। मेरी समझ में नहीं आया कि उसको क्या जवाब दूं कि इतने में सरला ने चुपके से कहा, खुशवक्त सिंह के साथ हरगिज सिनेमा मत जाना, सख्त लोफर लड़का है। मैं चुप हो गई। उस जमाने में नई दिल्ली की दो एक आवारा लड़कियां, उनके किस्से बहुत मशहूर थे और मैं सोच सोच कर डरा करती थी। शरीफ घरानों की लड़कियां अपने माँ बाप की अलिफ आंखों में धूल झोंक कर किस तरह लोगों के साथ रंगरीलियां मनाती हैं। हॉस्टल में हम अक्सर इस किस्म की लड़कियों के लिए कयास आराइयां किया करते। ये बड़ी अजीज और पुरअसरार हस्तियां मालूम होती। हालांकि देखने में वो भी हमारी तरह ही लड़कियां थी, साड़ियों और सलवारों में मलबूस, तरहदार, खूबसूरत, पढ़ी लिखी। लोग बदनाम कर देते हैं जी। सादिया दिमाग पर बहुत जोर डालती और कहती, अब ऐसा भी क्या है, दरअसल हमारी सोसाइटी इस काबिल ही नहीं हुई कि तालीम याफ्ता लड़कियों को हज़्ब कर सके। सरला कहती, होता यह है कि लड़कियां एहसास तवाज़ुन खो बैठती हैं। रिहाना राय देती। बहरहाल किसी तरह यकीन आता कि ये हमारी जैसी हमारे साथ की चंद लड़कियां ऐसी ऐसी खौफनाक हरकतें किस तरह करती हैं। दूसरी शाम मैं लेबोरेटरी की तरफ जा रही थी कि निकलसन मेमोरियल के करीब एक किरमिजी रंग की लंबी सी कार आहिस्ता से रुक गई। उसमें से खुशवक्त सिंह ने झांका और अंधेरे में उसकी खूबसूरत दांत झिलमिलाए। अजी हजरत, यूं कहिए कि आप अपना अपॉइंटमेंट भूल गई थी। जी, मैंने हड़बड़ा कर कहा। हुजूर वाला, चलिए मेरे साथ फौरन। ये शाम का वक्त लेबोरेटरी में घुसकर बैठने का नहीं है। इतना पढ़कर क्या कीजिएगा। मैंने बिल्कुल गैर इरादी तौर पर चारों तरफ देखा और कार में दुबक्कर बैठ गई। हमने कैनॉट प्लेस जाकर एक अंग्रेजी फिल्म देखी। उसके अगले रोज भी, उसके बाद एक हफ्ते तक मैंने खूब सैरें उसके साथ की। वो मेंडेज में ठहरा हुआ था। उस हफ्ते के आखिर तक मैं मेजर खुशवक्त सिंह की मिस्ट्रेस बन चुकी थी। मैं लिटरेरी नहीं हूं। मैंने चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी या उर्दू शायरी मुताला नहीं किया। अदब पढ़ना मेरी नजदीक वक्त जाए करना है। 15 बरस की उम्र से साइंस मेरा ओढ़ना बिछौना रहा है। मैं नहीं जानती कि माबाद उल तबियाती तसव्वुआत क्या होते हैं, मिस्टिक कशिश के क्या मायने हैं। शायरी फलसफे के लिए ना मेरे पास फुर्सत जब थी ना अब है। मैं बड़े बड़े मुबहम, गैर वाजेह और पुरअसरार अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहरहाल 15 रोज के अंदर अंदर वाकिया भी कमोबेश कॉलेज में सबको मालूम हो चुका था। लेकिन मुझ में अपने अंदर हमेशा से बड़ी अजीब सी खुद एतमियादी थी। मैंने अब परवाह नहीं की। पहले भी मैं लोगों से बोलचाल बहुत कम रखती थी। सरला वगैरह का गिरोह अब मुझे ऐसी नजरों से देखता गोया मैं मर्रिक से उतर कर आई हो या मेरे सिर पर सींग है। डाइनिंग हॉल में मेरे बाहर जाने के बाद घंटों मेरे किस्से दोहराए जाते हैं। अपनी इंटेलिजेंस सर्विस के जरिए मेरे और खुशवक्त सिंह के बारे में उनको पल पल की खबर रहती। हम लोग शाम को कहाँ गए, रात नई दिल्ली के कौन से बाल रूम में नाचे। खुशवक्त मार्के का डांसर था,
उसने मुझे नाचना भी सिखा दिया था। खुश वक्त ने मुझे क्या क्या तहफ़ कौन कौन सी दुकानों से खरीद कर दिए। खुशवक्त सिंह मुझे मारता बहुत था, मुझे इतनी मोहब्बत करता था जो आज तक दुनिया में किसी मर्द ने किसी औरत से ना की होगी। कई महीने गुजर गए, मेरे एमएससी प्रीवियस के इम्तिहान सर पर आ गए और मैं पढ़ने में मशरूफ हो गई। इम्तिहान के बाद उसने कहा, जानिमर दिलरुबा, चलो किसी खामोश से पहाड़ पर चले, सोलन, डलहौजी, लैंडस्लाउ। मैं चंद रोज के लिए मेरठ गई और अब्बा से ये कहकर, अम्मा जानकर जब मैं 3rd ईयर में थी तो इंतकाल हो गया था, दिल्ली वापस आ गई कि फाइनल ईयर के लिए बेहद पढ़ाई करनी है। शुमाली हिंद के पहाड़ी मकामात पर बहुत से शनाशाओं के मिलने का इम्कान था, इसलिए हम दूर जुनूब में ऊटी चले गए, वहां महीना भर रहे। खुश वक्त की छुट्टी खत्म हो गई तो दिल्ली वापस आकर तिमारपुर के एक बंगले में टिक गए। कॉलेज खुलने से 1 हफ्ता कबल खुश वक्त की ओर और मेरी बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई। उसने मुझे खूब मारा, इतना मारा कि मेरा सारा चेहरा लहलुहान हो गया और मेरी बाहों में और पिंडलियों पर नील पड़ गए। लड़ाई की वजह उसकी वो मुदरार ईसाई मंगेतर थी जो जाने कहां से टपक पड़ी थी और सारे में मेरे खिलाफ जहर उगलती फिर रही थी। अगर उसका बस चलता तो मुझे कच्चा चबा जाती। ये 420 लड़की जंग के जमाने में फौज में थी और खुशवक्त को बर्मा के महाज पर मिली थी। खुशवक्त ने जाने किस तरह उससे शादी का वादा कर लिया था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद अब वो उसकी अंगूठी वापस करने पर तुला बैठा था। उस रात तिमारपुर के उस सुनसान बंगले में उसने मेरे हाथ जोड़े और रो रो कर मुझसे कहा मैं उससे ब्याह कर लूं वरना वो मर जाएगा। मैंने कहा हरगिज नहीं, कयामत तक नहीं। मैं आला खानदान सैयदजादी भला उस काले तंबाकू के पिंडे हिंदू जाट से ब्याह करके खानदान के माथे पर कलंक का टीका लगाती। मैं तो उस हसीन और जमील किसी बहुत ऊंचे मुसलमान घराने के चश्मो चराग की ख्वाब देख रही थी जो एक रोज देर या सवेर बारात लेकर मुझे ब्याहने आएगा। हमारा आरसी मुहस्सफ, मैं सहरे जलवे से रुखसत होकर उसकी घर जाऊंगी। बिजली बसंत नंदे दरवाजे पर दहलीज रोक कर अपने भाई से नेक के लिए झगड़ेंगी। मरासिने ढोलक लिए खड़ी होंगी। क्या क्या कुछ होगा। मैंने क्या हिंदू मुसलमान शादियों का हस्न नहीं देखा। कईयों ने तरक्की पसंद या जज्बा-ए इश्क के जोश में आकर हिंदुओं से ब्याह रचाए और साल भर के अंदर जूतियों में दाल बटी। बच्चों का जो हश्र खराब हुआ वो अलग, ना इधर के रहे ना उधर के। मेरे इनकार पर खुशवक्त ने जूते लात से मार मार कर मेरे बुरकस निकाल दिया और तीसरे दिन उस डायन काली बला कैथरीन धर्मदास के साथ आगरे चला गया, जहां उसने उस बदतमीज लड़की से सिविल मैरिज कर ली। जब मैं नई टर्म के आगाज पर हॉस्टल पहुंची तो इस हुलिये से कि मेरे सर और चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। अब्बा को मैंने लिख भेजा कि लेबोरेटरी में एक तजुर्बा कर रही थी। एक खतरनाक बंदा से भग से उड़ा और उसने मेरे मुंह को थोड़ा सा जला दिया। अब बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र ना कीजिए। लड़कियों को तो सारा किस्सा पहले ही मालूम हो चुका था, लिहाजा उन्होंने अकलाकन मेरी खैरियत भी ना पूछी। इतने बड़े स्कैंडल के बाद मुझे हॉस्टल में रहने की इजाजत ना दी जाती, मगर हॉस्टल की वार्डन खुशवक्त सिंह की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए सब खामोश रहे। इसके अलावा किसी के पास किसी तरह का सबूत भी ना था। कॉलेज की लड़कियों को लोग यूं भी ख्वामख्वाह बदनाम करने पर तुले रहते हैं। मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है जैसे कल की ही बात हो। सुबह के 10-11 बजे होंगे। स्टेशन से लड़कियों के तांगे आकर
फाटक में दाखिल हो रहे थे। हॉस्टल के लॉन पर बरगद के दरख्त के नीचे लड़कियां अपना अपना असबाब उतरवा कर रखवा रही थी। बड़ी सख्त चिल्लपो मचा रखी थी। जिस वक्त मैं अपने तांगे से उतरी, वो मेरा ठाटे से बंधा हुआ सफेद चेहरा देखकर ऐसी हरकत हुई कि सबको साफ सूंघ गया। मैंने सामान चौकीदार के सिर पर रखवाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। दोपहर को जब मैं खाने की मेज पर आन कर बैठी तो उस कतामाओं ने मुझसे इस अखलाक से इधर उधर की बातें शुरू की कि जिनसे अच्छी तरह ये जाहिर हो जाए कि मेरे हादसे की असल वजह जानती हैं और मुझे नदामत से बचाने के लिए उसका तज़किरा ही नहीं कर रही। उनमें से एक ने, जो उस चंडाल चौकड़ी की गुरु और उन सब की उस्ताद थी, रात को खाने की मेज पर फैसला सादर किया कि मैं नफ्सियात की इस्तिलाह में निम्फोमैनियक हूं। मुझे मेरी जासूसी के जरिए ये इत्तला फौरन ऊपर पहुंच गई, जहां मैं उस वक्त अपने कमरे में खिड़की के पास टेबल लैंप लगाए पढ़ाई में मसरूफ थी। और इस तरह की बातें तो अब आम थी कि एक मछली सारे जल को गंदा करती है, इसीलिए तो लड़कियों की बेपर्दगी आजादी खतरनाक और आला तालीम बदनाम है, वगैरह वगैरह। मैं अपनी हद तक 100% उन आरा से मुत्तफिक थी। मैं खुद सोचती थी कि बाज अच्छी खासी भली चंगी आला तालीम याफ्ता लड़कियां आवारा क्यों हो जाती हैं। एक थ्योरी थी कि वही लड़कियां आवारा होती हैं जिनका IQ बहुत कम होता है। ज़हीन इंसान कभी अपनी तबाही की तरफ जानबूझकर कदम ना उठाएगा। मैंने तो अच्छी खासी समझदार तेजो तर्रार लड़कियों को लोफड़ी करते देखा था। दूसरी थ्योरी थी कि सैरो तफरीह, रुपये पैसे, ऐशो आसाइश की जिंदगी, कीमती तहाइफ का लालच, रोमान की तलाश, एडवेंचर की ख्वाहिश, या महज उकताहट या पर्दे की कैदो बंद के बाद आजादी के फिजा में दाखिल होकर पुरानी अकदार से बगावत। इस सूरत हाल की चंद वजह है। ये सब बातें जरूर होंगी, वरना और क्या वजह हो सकती है। मैं फर्स्ट टर्मिनल इम्तिहान से फारिग हुई थी कि खुशवक्त सिंह फरहान पहुंचा। उसने मुझे लेबोरेटरी फोन किया कि मैं नरूला में 6 बजे उससे मिलूं। मैंने ऐसा ही किया। वो कैथरीन को अपने माँ बाप के यहाँ छोड़कर सरकारी काम से दिल्ली आया था। इस मर्तबा हम हवाई जहाज से 1 हफ्ते के लिए मुंबई चले गए। इसके बाद उससे हर दूसरे तीसरे महीने मिलना होता रहा। 1 साल निकल गया। अब कैसे जब वो दिल्ली आया तो उसने अपने एक जिगरी दोस्त को मुझे लेने के लिए मोटर लेकर भेजा, क्योंकि वो लखनऊ से लाहौर जाते हुए पालमपुर चंद घंटे के लिए ठहरा था। ये दोस्त दिल्ली के ही बड़े मुसलमान ताजर का लड़का था। लड़का तो खैर नहीं कहना चाहिए, उस वक्त भी वो 40 के पेटे में रहा होगा। बीबी बच्चों वाला, ताड़ का सक्कद, बेहद गलत अंग्रेजी बोलता था, काला बदकता, बिल्कुल चिड़ी मार की शक्ल, होश शिफत। खुश वक्त अब की मर्तबा दिल्ली से गया तो फिर कभी वापस ना आया, क्योंकि अब मैं फारूक की मिस्ट्रेस बन चुकी थी। फारूक के साथ अब मैं उसकी मंगेतर की हैसियत से बकायदा दिल्ली की ऊंची सोसाइटी में शामिल हो गई थी। मुसलमानों में तो 4 शादियां जायज हैं, लिहाजा ये कोई बहुत बुरी बात ना थी। यानी मजहब के नुक्ता निगाह से कि वो अपनी अनपढ़ अधेड़ उम्र की पर्दे की बूबू की मौजूदगी में एक तालीम याफ्ता लड़की से शादी करना चाहता था, जो 4 आदमियों में ढंग से उठ बैठ सके, और फिर दौलतमंद तबके में सब कुछ जायज है। ये तो हमारी मिडिल क्लास के कवानीन हैं कि ये ना करो वो ना करो। तवील छुट्टियों के ज़माने में फारूक ने भी मुझे खूब सैरें कराई हैं। कलकत्ता, लखनऊ, अजमेर, कौन जगह थी जो मैंने उसके साथ ना देखी।